जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। विदेश से लौटे पोते ने जब अपने दादा दादी को सड़क के किनारे सब्जी बेचते हुए देखा। दादा दादी की दर्द भरी कहानी। रोहन दुबई में रहता है। वह आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दुबई आया था। उसे दुबई आए पूरे 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में एक बार भी इंडिया नहीं गया था। रोहन स्कूल ख़त्म होने के बाद दुबई में आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आया था। पढ़ाई करते करते 4 से 5 साल कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। इस बार उसे कॉलेज की तरफ से कुछ दिन की छुट्टियां मिली तो उसने इंडिया जाने का प्रोग्राम बनाया। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया तुम्हें टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड की वजह से उसका इंडिया जाना फिर से कैंसिल हो गया था। इसी कारण वह अपने देश इंडिया वापस नहीं आ पाया और उसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। वह तो इतना खुश था कि अपने घर वापस जाएगा, अपनी पूरी फैमिली से मिलेगा। इतने सालों बाद खासकर इंडिया अपने दादा दादी से मिलने जा रहा था। पूरे 5 साल हो चुके थे उसे अपने दादा दादी से मिले हुए। पिछले 4-5 महीने से ठीक तरह से अपने दादा दादी से बात भी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही 3-4 दिन में उसकी तबीयत ठीक होती है वह अपने देश जाने की तैयारी करने लगता है। फ्लाइट में बैठे बैठे रोहन अपने ही ख्वाबों में सोचता है, आप कैसे दिखते होंगे मेरे दादा दादी? क्या थोड़े से और भी बूढ़े हो गए होंगे? क्या वे दोनों लाठी पकड़ कर चलने लगे होंगे? थोड़े से बाल भी सफ़ेद हो गए होंगे। उन्हें देखे हुए भी कितना समय हो गया। अपने मन की पिक्चर अमेजिंग करने लगता है। अपने दादाजी से मिलकर क्या क्या बात करेगा यह फ़्लाइट में बैठे बैठे सोच रहा था। सोचते सोचते फ़्लाइट भारत पहुंच जाती है। रोहन आज पूरे 5 साल बाद मिलेगा अपने दादा दादी से। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसके मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब वह महज 5 साल का ही था। उसका बड़ा भाई 8 साल का था। दादा दादी ने उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार देकर पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों भाइयों ने अपने दादी दादू की जान बसती थी। उसके दादी दादू उसको बहुत लाड करते थे। रोहन टैक्सी में बैठे बैठे फिर से पुरानी यादों में खो जाता है। जब रोहन के दादाजी रघुवीर प्रताप जी किसी के काम से घर आते और आते ही सबसे पहले रोहन का ही नाम लेते थे। रोहन, किधर है मेरा बच्चा? रोहन, क्या कर रहा है? कहाँ छुपा हुआ है बदमाश? चल जल्दी से बाहर निकल और जल्दी से आकर अपने दादाजी के गले लग जा। जब तक एक बार तुझे अपने सीने से ना लगा लूँ इस दिल को चैन ही नहीं मिलता। रोहन जल्दी से दौड़कर आता है और आते ही अपने दादाजी की गोदी में बैठ जाता है। बेटा, कल तुमने अपनी दादी से कौन सी नई रेसिपी बनाना सीखा था? तो रोहन कहता है, अरे दादू, कल दादी ने मुझे चाय बनाना सिखाया था। एक दिन मैं आपको भी ज़रूर बनाकर पिलाऊंगा। तभी रोहन के दादाजी कहते हैं, अरे किसी और दिन क्यों? आज क्यों नहीं? आज का मौसम भी कितना बढ़िया है और अभी मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। दादू की बात को सुनकर दादी हंसते हुए कहती है, अरे वाह, आज तो पोते के हाथ की बनी हुई चाय पिएंगे। दादी की बात सुनकर सभी हंस पड़े। रोहन जल्दी से रसोई में चाय बनाने के लिए चला जाता है। उसकी दादी बिमला जी उसकी मदद करने के लिए रसोई में चली जाती हैं। रोहन पहली बार अपने दादू के लिए कुछ बना रहा था। बहुत खुश था कि दादू आज उसके हाथ की बनी हुई चाय पिएंगे। चाय, चीनी, दूध सब कुछ अपनी दादी से पूछ पूछ कर डाल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आज मैं अपने दादू के लिए चाय बना रहा हूँ। चाय बनाने के बाद उसे कप में डालकर अच्छे से ट्रे में रखकर सजा देता है। साथ में कुछ बिस्किट भी रख देता है। उसकी दादी ये देखकर कहती है, अरे वाह बेटा, यह देखकर तो ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल से चाय बनकर आई है। रोहन ने कहा, दादी, यह सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है। आपके हाथों में तो जादू है। मैंने तो बस थोड़ी सी कोशिश की है। आपकी जैसी चाय तो मैं नहीं बना सकता। उधर रोहन के दादू उसके हाथ की चाय पीने के लिए बेचैन थे। जैसे ही उन्होंने देखा रोहन चाय लेकर आ गया है, तुरंत टीवी का बटन बंद कर अपने पोते की हाथ की चाय पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे।
फिर सब ने मिलकर चाय पीते पीते काफ़ी एंजॉय किया और बहुत सारी बातें की। रोहन का स्कूल पूरा हो जाता है और आगे उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही उसका वीज़ा लग जाता है वह दुबई पढ़ाई के लिए चला जाता है। रोहन अपनी दादी दादू को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता था, पर उसे जाना पड़ा क्योंकि उसके दादी दादू बहुत मन था कि वह डॉक्टर बने। रोहन की दादी रोहन को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसके दादू दोनों को समझाते हैं, कोई बात नहीं, हमारा बेटा विदेश जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, हम बातें करते रहेंगे। और बेटा तुम भी आराम से जाओ, चिंता मत करो, उधर आराम से रहना और मन लगाकर पढ़ाई करना। हम दोनों की चिंता बिल्कुल भी मत करना, हम अपना ख्याल रख लेंगे। और अभी तो हम दोनों बुढ़े बुढ़िया हाथ पैर चल रहे हैं और फिर तुम्हारा बड़ा भाई भी तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रोहन अपने दादी दादू से आशीर्वाद लेकर विदेश आ जाता है। दुबई पहुंचते ही उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। 2-3 महीने हो चुके थे, उसने अपने दादी दादू से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब भी वह घर पे फ़ोन करता था तो भैया भाभी फ़ोन उठाते थे। जब भी वह उनसे बोलो दादी दादू से बात करवा दो, तो यही कहकर बात को टाल देते थे कि अभी वह घर पर नहीं है। कभी कहते मंदिर गए हैं, कभी कहते पड़ोसियों के यहाँ पर गए हैं। इसी तरह कोई ना कोई बहाना बना देते थे। लेकिन जब मैंने जोर देकर पूछा तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी दादी दादू से आज ही बात करनी है, आप पड़ोसियों के यहाँ से उन्हें बुला लाइए। तो भाभी कहने लगी, अभी वे घूमने गए हुए हैं, मोहल्ले के सभी लोग चारों धाम की यात्रा पर जा रहे थे, तो दादा दादी भी उन्हीं के साथ चले गए हैं। मैं अभी घर पर नहीं हैं, उधर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आप चिंता मत करो, वह एकदम से ठीक है। पर रोहन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। टैक्सी वाला रोहन को आवाज़ लगाता है, साहब, ओ साहब। तभी वह अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ जाता है। तभी रोहन को रास्ते में केक की दुकान दिखी। टैक्सी वाले को रोकते हुए बोला, भैया ज़रा रुकिए ना यहाँ पर, आज मेरी दादी का जन्मदिन है, आज जाकर उन्हें सरप्राइज़ देता हूँ। सब मिलकर दादी का जन्मदिन मनाएंगे। आखिर 1 घंटे का सफ़र तय करके वह रोहन अपने घर पहुँच जाता है। और जैसे ही रोहन अपने घर पहुँचता है, सीधे दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है। दादी दादू आप किधर हो, देखो आपसे मिलने कौन आया है। रोहन दादी दादू को आवाज़ लगाते हुए पूरे घर में ढूंढता है। इतने सालों बाद वह अपने घर आया था, लेकिन उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी उसको अपने घर में शांति बाई दिखाई देती है। वह पूछता है, अरे शांति ताई, घर में सभी लोग कहाँ गए, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। तो शांति बाई कहती है, बेटा रोहन, तुम्हारी दादी दादू बाहर घूमने गए हैं, मोहल्ले वाले तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उन्हीं के संग में चले गए। तुम्हारी भाभी ने यही बताया है मुझे, और तुम्हारी भाभी अभी अपने मायके गई हुई हैं। उनके मायके में कल किसी की जन्मदिन था और वे दोनों आज आते ही होंगे। आप अंदर चलिए बेटा, थोड़ा सा आराम कर लो, इतनी दूर से सफ़र कर कर आए हो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। रोहन सोचता है, आज मेरी दादी का जन्मदिन मनाएंगे भी या नहीं। यही सोचकर वह फिर से अपने दादी दादू को फ़ोन लगाता है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता, हमेशा की तरह स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रोहन ने सोचा, चलो घर पर तो कोई है नहीं, ये केक भी मैंने ले लिया था दादी के जन्मदिन के लिए, इसको मंदिर में जाकर गरीब बच्चों में बांट देता हूँ। तभी वह पास के एक मंदिर में, जो उसने बचपन से ही देखा हुआ था, अपने दादी दादू के संग अक्सर उसी मंदिर में जाया करता था। रोहन मंदिर के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पास में ही एक वृद्ध आश्रम भी था। रोहन मंदिर के दर्शन करने के बाद वृद्ध आश्रम चला जाता है। उधर बूढ़े बुजुर्गों लोगों से बात कर अपना मन हल्का करने लगता है, और जो केक वो लेकर आया था वो वृद्ध आश्रम में सभी को बांट देता है। सब उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। आश्रम से निकलकर घर के लिए चल पड़ता है।
तभी रोहन रोड के दूसरी तरफ अपने दादी दादू की शक्ल के दो लोगों को देखता है। वह सोचता है, मेरे दादी दादू इधर कैसे हो सकते हैं। फिर भी मन में आए वहम को दूर करने के लिए गाड़ी को उनकी तरफ घुमा लेता है। जैसे ही रोड के उस तरफ आता है, रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सर पे जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह देखता है उसके दादी दादू फटे हाल फटे कपड़ों में बैठे हुए और उसके आगे थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है जो आने जाने वाले लोगों को आवाज़ लगा लगा कर बेच रहे हैं। ये कहते हुए बेच रहे हैं, बेटा कुछ तो खरीद लो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम दोनों बूढ़े बुढ़िया कुछ खा लेंगे। भूख से हालत खराब हो रही है। जैसे ही रोहन अपने दादी दादू के पास जाता है, उसके दादी दादू की आंखें बुढ़ापे की वजह से धुंधली हो गई थी और उनके पास पहनने के लिए चश्मा भी नहीं था, इसलिए वे रोहन को पहचान नहीं पाए और उससे बोले, बेटा ये सब्जी खरीद लो, हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम बूढ़े बुढ़िया कुछ खा लेंगे। रोहन की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अपनी दादी दादू का हाथ पकड़कर रोड के साइड में लाता है और अपने दादी दादू को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन है और उनसे गले लगकर क्यों रो रहा है। रोहन कहता है, दादी दादू आपकी ये हालत कैसे हो गई, आप इधर कैसे आए, आपको तो घर पर होना चाहिए था, आप दोनों की ये हालत कैसे हो गई, क्या हुआ है, आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं, जब भी मैं फ़ोन करता था आपका फ़ोन नहीं लगता था। रोहन ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपने दादू दादी से कह रहा था, दादू आप मुझे सब कुछ बताइए, मेरा दिल बहुत ज़ोर से घबरा रहा है। तीनों के एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोते हैं। रोहन सबसे पहले अपने दादी दादू के हाथ पैर धुलाकर उनको खाना खिलाता है, फिर गाड़ी में बिठाकर तसल्ली से पूछता है, अब बताइए आपकी ये हालत कैसे हुई। तो रोहन की दादी कहती है, बेटा तेरे विदेश जाने के बाद तेरे बड़े भाई और भाभी का रूप ही बदल गया, वह हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगे, ना ही बेटा ढंग से बात करता था और ना ही बहू ने तो घर की नौकरानी बना दिया था, पूरे दिन घर का काम करवाती थी और खुद पूरा दिन टीवी के सामने सोफे पर पड़ी रहती थी। घर के काम में मुझसे करवाती थी और बाहर के काम तेरे दादाजी से कराती थी। तेरे दादाजी ने बिजनेस से जो भी पैसे कमाए थे वह सब तेरे भाई ने अपने बिजनेस में लगा लिए। तेरे दादाजी को एक भी पैसा नहीं दिया। हमारे पास जो कुछ भी बचत थी वे तेरे भाई और भाभी ने हमसे छीन ली और हमारे साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। धीरे धीरे तेरी भाभी का जुल्म हम दोनों पर बढ़ता ही चला गया। अब हमें खाने के लिए भी तरसाने लगी थी। सारे घर का काम करने के बाद भी भर पेट खाना नहीं देती थी। जो बासी ठंडा खाना बच जाता था वह मुझे और तेरे दादाजी को खाने के लिए दे देती थी। बुढ़ापे में भरपेट खाना ना मिलने की वजह से तेरे दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी। मेरे पास थोड़े से ही पैसे रखे थे। मैंने तेरे दादाजी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया इनको तो डायबिटीज़ है, खाने पीने पर ध्यान दीजिए और इनको बार बार दवाइयाँ खिलानी पड़ेंगी। जब मैंने तेरे बड़े भाई से दादाजी को अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तो वह गुस्सा होते हुए बोला, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इनका इलाज करवाऊं। धीरे धीरे तेरे दादाजी की तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी थी। वह घर के काम भी नहीं कर पा रहे थे। जब बहू ने देखा कि अब हम दोनों लोग किसी काम के नहीं रहे तो हम दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। दादी की सारी बातें सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसके दादाजी भी उसके कंधे पर सर रखकर रोए जा रहे थे। रोहन की दादी उन दोनों को शांत कर रही थी। रोहन कहता है,
दादी, दादू, आप चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूँगा। आपने जो भी खोया है वह सब कुछ मैं आपको वापस दिलाऊँगा। वह घर, बिजनेस, जो कुछ आपका है वह सब आपने मेहनत से बनाया है। मुझे आज भी याद है, मम्मी पापा के चले जाने के बाद भी आपने कितनी मेहनत से उस घर को बनाया। दादी ने कितनी मेहनत से उस घर को सजाया। उस घर में हम सब की यादें बसती हैं और भाभी ने आप दोनों को आप ही के घर से निकाल दिया। उस घर में रहने का भाई भाभी को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। रोहन अपने दादी दादू को घर वापस लेकर चला जाता है। घर आकर दादी दादू को सबसे पहले अच्छे से नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाता है और कहता है, दादी, याद है आज आपका जन्मदिन है। तभी रोहन जल्दी से ऑनलाइन केक को दूसरा केक ऑर्डर कर देता है। फिर तीनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर रोहन सबके लिए खाना ऑर्डर करता है। ये सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। रोहन के दादी दादू ऐसे खाना खा रहे थे जैसे बरसों के बाद खा रहे हों। लगभग रात के 11 बज चुके थे। तभी उसके भाई भाभी भी घर पर आ जाते हैं और घर में दादाजी और दादी जी को देखकर बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह कहती है, तुम्हारी इस घर में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? इस घर में किससे पूछ कर आए हो? तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया, मैंने तुम्हें इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था। फिर तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? इस घर में, ये मेरा घर है। अभी की अभी निकल जाओ, नहीं तो फिर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। तभी कमरे में से रोहन बाहर आता है और कहता है, अपने दादा दादी को मैं लेकर आया हूँ। ये मेरे दादी दादू का घर है। कौन होती हो आप मेरे दादी दादू को इस घर से बाहर निकालने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको घर से बाहर निकालने की? यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती मेरे दादी दादू को उनके ही घर से निकालते हुए? अभी जाओ, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। अभी बहुत रात हो चुकी है और अभी मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। रोहन अपनी दादी दादू को लेकर कमरे में अंदर चला जाता है। दूसरे दिन रोहन कोर्ट जाता है और एक वकील के साथ नोटिस तैयार करवाता है जिसमें लिखा होता है कि 24 घंटे के अंदर भाभी भाई को दादाजी का घर खाली कर देना पड़ेगा। साथ में ही पुलिस स्टेशन जाकर भाई भाभी के खिलाफ रिपोर्ट करा देता है। दादी दादू को उनके घर से बेदखल करने के लिए, उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए और उनके पैसे हड़पने के लिए। जब ये नोटिस भाई भाभी को मिलता है तो वह घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा और जाकर अपने दादी दादू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम सब लोग साथ साथ मिलकर रहेंगे इसी घर। अब हम आपको घर से बाहर नहीं निकालेंगे। तभी रोहन गुस्से में कहता है, तुम क्या मेरे दादी दादू को घर से बाहर निकाल दोगे? वह खुद ही तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। तुम होते कौन हो? तुम्हें इस घर में सिर्फ रखा हुआ था। जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दो। भाई भाभी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन रघुवीर पिताजी अपने बहू और बड़े पोते से बहुत दुखी थे। उन्होंने बहू और पोते को माफ़ नहीं किया और घर से बाहर जाने के से रोका भी नहीं, क्योंकि बहू और पोते ने अपनी दादी दादू के साथ जो व्यवहार किया था उसको भुला देना नामुमकिन था। बार बार उनको वही सब बातें याद आ रही थी, किस तरह बहू और पोते ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह रोहन अपने दादी दादू को फिर से उनके घर में वापस ले आता है और खुशी खुशी उसके दादी दादू अपने पोते रोहन को गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और अपने तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।